हेलो। हाँ, हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर अभी 11th क्लास की एनसीईआरटी फिजिक्स का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें हम चैप्टर 4 समतल में गति पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे हम दो सदिशों का या दो से अधिक सदिशों का योग। हमने आपको एक अंतर बताया था, जब सदिश सदिश राशि पढ़ाई थी तो हमने बोला था कि सदिशों का जो योग, अंतर और गुणा और भाग जो किया जाता है वो साधारण बीजगणितीय विधि द्वारा नहीं किया जाता है, उसके लिए एक विशेष विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आज उसी को हम देखेंगे कि जब हमें दो या दो से अधिक सदस्यों को जोड़ना है तो हम किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, वो विशेष विधि कौन सी है। ठीक है ना। तो देखिए, सदस्यों का योग करने के लिए दो विधियों का मतलब दो तीन विधियों का उपयोग किया जाता है। जैसे मान लो सदस्य योग की त्रिभुज नियम, सदस्य योग का चतुर्भुज नियम और सदस्य योग का बहुभुज नियम। ठीक है ना। तो इन सभी का यूज किया जाता है। तो आज हम इस क्लास में इन तीनों नियमों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो पहले पढ़ेंगे हम सदस्य योग का त्रिभुज नियम। पहली विधि है हमारी सदस्य योग का त्रिभुज नियम। इससे हम दो सदस्यों को कैसे जोड़ते हैं। तो देखिए, हमारे पास दो वेक्टर हैं या दो सदिश हैं। एक हमारे पास ए वेक्टर है और दूसरा क्या है, हमारे पास बी वेक्टर है। इन दोनों को हमें जोड़ना है। अब बताइए, क्या इन दोनों को आप सदिश योग की क्या मतलब इन दोनों का योग तुम बीजगणितीय विधि साधारण बीजगणितीय विधि द्वारा कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, ये रेखाएं हैं। अब इनको हम कैसे जोड़ें? तो इनके लिए एक विशेष विधि का उपयोग किया गया है, जिसे हम आज पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो ये देखिए, ये हमारा ए वेक्टर है और ए वेक्टर की दिशा कहाँ है? इस साइड, हमारे साइड यानी बाईं से कहाँ है? दाईं ओर। ठीक है ना। ए वेक्टर की दिशा कहाँ है? हमारे साइड है। फिर देखो इधर बी वेक्टर है, बी वेक्टर की दिशा कहाँ है? ऊपर की साइड। ठीक है, और बीच में क्या लगा है? प्लस का चिन्ह लगा है, यानी इन दोनों को हमें क्या करना है? जोड़ना है। तो इक्वल में हमें क्या मिलेगा, हम कैसे जोड़ेंगे देखिएगा। तो हमने इसको एक त्रिभुज के माध्यम से जोड़ा है, जिस त्रिभुज का नाम है पी क्यू और आर। पी क्यू आर एक त्रिभुज है, इसके माध्यम से जोड़ा है। तो देखिए, ये पहली मतलब पहला वेक्टर है, इसकी दिशा हमारे साइड है कि नहीं? तो इसमें देखिए, जो पहला वेक्टर है उसकी दिशा कहाँ है? हमारे साइड, इस साइड। ठीक है ना। इसके बाद देखिए, जो ऊपर है मतलब जो दूसरा सदस्य है बी वेक्टर, उसकी दिशा कहाँ है? ऊपर साइड। तो देखिए, यहीं से हमने दूसरा वेक्टर जोड़ा बी और उसकी दिशा कहाँ कर दी? ऊपर साइड। ठीक है ना। अब इन दोनों का आपको पता है कि जब हम 2 + 2 करते हैं तो कितना मिलता है? 4। यानी आपने दो राशियों को जोड़ा तो क्या मिला? आपको एक रिजल्ट मिला। तो इसी प्रकार यहाँ हम जब दो भुजाओं को जोड़ेंगे तो हमें कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कोई ना कोई उसका आंसर तो मिलेगा। तो आंसर के लिए हमने देखिए ये आंसर बनाया, इसको आर से डिनोट किया है, आर वेक्टर। तो ये क्या है हमारा? इसका इन दोनों भुजाओं के योग का रिजल्ट है। ठीक है ना। तो देखिए, इसकी दिशा कहाँ है? इसकी दिशा ऊपर की तरफ है। जबकि हम ऐसे चले फिर ऐसे चले तो हमें ऐसा आना चाहिए। ठीक है ना। इसकी दिशा कहाँ आनी चाहिए? नीचे आना चाहिए। लेकिन इसकी दिशा नीचे नहीं है, दिशा कहाँ है? ऊपर की तरफ। इसका एक रीजन है। अगर देखिए, अगर एक भुजा हमारे पास ऐसी है, एक ऐसी चली गई और एक अगर ऐसी वापस आ जाए, तीर नीचे की तरफ हो जाए, तो आप कैसे पहचान पाओगे कि जिसका रिजल्ट है? क्या आप पहचान लोगे? जब परिमाण और दिशा में जब एक ही क्रम में हम सभी भुजाएं बना देंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन भुजाएं हैं और कौन परिमाण है? मतलब कौन सी भुजा है और कौन सा उसका रिजल्ट है, कौन सा उसका परिणामी है? क्या आप पहचान पाओगे? नहीं पहचान पाओगे ना। ठीक है ना। इसलिए इसके लिए एक नियम बनाया गया है कि मतलब जो भुजाएं जिन सदस्यों को जोड़ोगे वो तो उनकी दिशा तो एक ही क्रम में होगी, लेकिन जो उसका रिजल्ट आएगा उसकी दिशा कैसी होगी? विपरीत क्रम में। तो विपरीत क्रम में यदि दिशा है तो तुम पहचान सकते हो कि ये रिजल्ट है और ये दो क्या है? भुजाएं हैं। तो देखिएगा, तो देखना, पी क्यू को हमने क्या माना? मतलब ए वेक्टर को क्या नाम दिया? पी क्यू। मतलब एक हमने त्रिभुज बनाया, त्रिभुज का नाम दिया पी क्यू आर, है ना। तो पी से क्यू यानी पी क्यू जो भुजा है उसका मान कितना है? ए वेक्टर। उसका मान कितना? ए वेक्टर। तो उसकी दिशा देखो हमारे साइड है, जैसा इसकी दिशा है ना, इसी प्रकार इसकी भी दिशा है। इसके बाद फिर देखिए, जो बी वेक्टर है वो क्या है? ऊपर की तरफ है। तो हमने बी वेक्टर को ऊपर की तरफ बनाया और इसको किस भुजा द्वारा जोड़ा? क्यू आर भुजा द्वारा। किस भुजा द्वारा जोड़ा? क्यू आर भुजा द्वारा जोड़ा। इसके बाद ए बी जुड़ गए तो ये क्या निकला? हमारा क्या निकला? ये परिणामी निकला।
आर वेक्टर। क्या निकला? परिणामी निकला आर वेक्टर। तो इसकी दिशा हमने क्या बना दी? विपरीत क्रम में, क्योंकि त्रिभुज ऐसा है, फिर ऐसा गया तो फिर ऐसे आना चाहिए, ठीक है ना। रिजल्ट की दिशा इस प्रकार से आना चाहिए, लेकिन इस प्रकार से ना आके हमने उल्टी बना दी है ऊपर की तरफ, जिससे तुम्हें पता चल जाए कि ये क्या है, उसका परिणामी है। क्लियर है? तो इस प्रकार से है ये त्रिभुज नियम। तो हमने त्रिभुज की किन भुजाओं द्वारा जोड़ा? पी क्यू आर भुजाओं द्वारा इसको जोड़ा। अब देखिएगा तो आपको क्वेश्चन पेपर में कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि सदिश योग का त्रिभुज नियम लिखिए एवं सिद्ध कीजिए, ठीक है। पेपर में पूछा जाता है सदिश योग का त्रिभुज नियम लिखिए एवं सिद्ध कीजिए, और कभी कभी 2 नंबर में ये पूछ लेते हैं कि सदिश योग का त्रिभुज नियम लिखिए, ठीक है ना। तो अगर त्रिभुज नियम लिखिए का बोलेगा तो आपको क्या करना है? केवल परिभाषा उसका वो लिखना है, नियम लिखना है, ठीक है ना। आपको डालना है सदिश योग का त्रिभुज नियम और इस नियम के अनुसार, और फिर जो है वो लिखना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सदिश योग का त्रिभुज नियम लिखिए एवं सिद्ध कीजिए, तो फिर वो बड़े नंबर में आएगा, 3 नंबर में या 4 नंबर में आएगा, ठीक है। तो फिर आपको पूरा का पूरा डेरिवेशन सिद्ध करना, ओके। तो सदिश योग का त्रिभुज नियम होता क्या है? देखिए, हेलो, हाँ, तो हमें क्या पढ़ना है? सदिश योग का त्रिभुज नियम। तो क्या लिखोगे आप कि इस नियम के अनुसार, क्या लिखोगे? इस नियम के अनुसार जब 2 सदिशों को, ठीक है ना, समझना है आप, इस नियम के अनुसार जब 2 सदिशों को त्रिभुज की 2 संलग्न भुजाओं द्वारा, अब त्रिभुज की 2 संलग्न भुजा, अब संलग्न भुजा का मतलब ये है कि एक भुजा से जो दूसरी भुजा क्या हो, लगी हुई हो, ठीक है ना। जैसे संलग्न का मतलब एक भुजा है, अब एक भुजा से दूसरी भुजा जुड़ी का नहीं जुड़ी, तो ये संलग्न भुजाएं कहलाती हैं। अब संलग्न होता, सम्मुख होता, तो इन चीजों में ध्यान रखा करे। सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने की, और संलग्न का मतलब होता है एक भुजा से दूसरी भुजा जुड़ी हो तब, ठीक है ना। तो जब 2 सदिशों को, कितने सदिश है हमारे पास? 2 है। जब 2 सदिशों को किसी त्रिभुज की 2 संलग्न भुजाओं द्वारा, तो जो कोई त्रिभुज है इसकी 2 संलग्न भुजाएं हैं, ठीक है। 2 संलग्न भुजाओं द्वारा परिमाण व दिशा में, परिमाण व दिशा में, परिमाण का मतलब होता है उसका संख्यात्मक मान, और दिशा का मतलब ये तीर है ना कि इसकी दिशा कहाँ है, ठीक है ना। इसकी दिशा इस साइड है और इसकी दिशा इस साइड। तो परिमाण व दिशा में, ठीक है, एक ही क्रम में जोड़ा जाता है। कैसा? एक ही क्रम में, एक ही क्रम में, क्रम विपरीत नहीं होना चाहिए। मतलब इनकी दिशाएं देखो, इसकी दिशा इधर है तो इसकी दिशा क्या है? ऊपर है ना। तो एक ही क्रम में है, एक ही क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका परिणामी सदिश, तो उनका परिणामी सदिश। अब उनका परिणामी सदिश कौन सा है? ये वाला आर वेक्टर। तो उनका परिणामी सदिश उस त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा, उस त्रिभुज की तीसरी, तो जो त्रिभुज है इसकी 2 भुजाएं हो गई, तो तीसरी भुजा कौन है? ये है कि नहीं? तो उस त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा परिमाण व दिशा में, देखो जब सदिश जोड़ेंगे तो उसका परिमाण होगा, दिशा होगा, तो परिमाण व दिशा में विपरीत क्रम में प्राप्त होता है। कैसा होता है? विपरीत क्रम में प्राप्त। विपरीत क्रम का मतलब है कि इसकी दिशा इस साइड है, फिर इसकी दिशा ऊपर है, तो इसकी दिशा नीचे होनी चाहिए, लेकिन कहाँ है? ऊपर है, यानी मतलब उल्टी दिशा है, विपरीत दिशा है, तो विपरीत क्रम में प्राप्त होता है। ये होता है त्रिभुज का, वो सदिश योग का त्रिभुज नियम, ठीक है। ये काफी इंपोर्टेंट नियम है, हर साल पेपर में पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है। एक बार फिर से सुन लें, इस नियम के अनुसार जब 2 सदिशों को, ठीक है, जब 2 सदिशों को किसी त्रिभुज की 2 संलग्न भुजाओं द्वारा परिमाण व दिशा में एक ही क्रम में जोड़ा जाता है, तो उनका परिणामी सदिश त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा, ठीक है ना, उनका परिणामी सदिश त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा परिमाण व दिशा में विपरीत क्रम में प्राप्त होता है। क्या होता है? विपरीत क्रम में प्राप्त होता है। तो ये नियम आपको लिख लेना है। हम बोल रहे हैं तो या तो आप बोल बोल के वीडियो रोक रोक के लिख लिया करें, और या फिर नहीं तो आप सबके पास एक बुक्स होना चाहिए, तो अपनी बुक्स में से लिख लेना। ये नियम हो गया। अब क्या करना है? इस नियम को दिखाना है करें। तो देखिए, सिद्ध करना है तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे माना की। क्या लिखेंगे? माना की। अब माना की, अब त्रिभुज में देखो, त्रिभुज की जो पी क्यू भुजा है, पी से क्यू भुजा है ना, तो माना की त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, पी क्यू आर में पी क्यू वेक्टर बराबर क्या माना हमने? ए वेक्टर माना कि नहीं? यानी पी क्यू भुजा को हमने ए वेक्टर द्वारा दर्शाया, तो क्या कहेंगे?
पी क्यू वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, ए वेक्टर। फिर इसी प्रकार क्यू आर, फिर क्या है नीचे, क्यू आर वेक्टर बराबर क्या माना हमने, बी वेक्टर माना का नहीं। अब देखना पी क्यू क्यू आर, अब हम इसको आर पी नहीं लिखेंगे, आर पी नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि दिशा फिर ऐसी नहीं हो जाएगी, दिशा जबकि ऊपर है तो हम इसको लिखेंगे पी आर, है ना। तो पी आर बराबर क्या लिखेंगे, पी आर वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे, आर वेक्टर। क्लियर, ये हमने माना के लिए, क्योंकि इतना माना है ना हमने। ये भुजाएं देखो, जब ये दो सदिश हमने बना है तो क्या इसमें पी क्यू क्यू आर लिखा, नहीं लिखा। जब हमने त्रिभुज द्वारा जोड़ा तो उस त्रिभुज में पी क्यू आर उसको नाम दिया, तो ये माना तो है, ठीक है ना, हमने मान लिया। तो बस इतना लिखने के बाद तब त्रिभुज पी क्यू आर में सदिश योग के, क्या, सदिशो योग के त्रिभुज नियम से, सदिश योग के त्रिभुज नियम से। सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या कहता है, अभी हमने बताया कि नहीं। तो जो पी आर किसके बराबर होगा, देखिए सदिश योग के त्रिभुज नियम से पी आर किसके बराबर होगा, पी आर वेक्टर बराबर होगा आपका पी क्यू वेक्टर और प्लस क्या होगा, क्यू आर वेक्टर, इसी के बराबर होगा कि नहीं। अब इनके मान रख दो, तो पी आर का मान क्या है, आर वेक्टर बराबर पी क्यू का मान कितना है, ए वेक्टर और प्लस क्या बनेगा, बी वेक्टर। बस यही है सदिश योग का त्रिभुज नियम, सिद्ध हुआ। इतना आसान, कुछ नहीं है उसमें, सिर्फ तो जे मतलब जे क्या है, जे परिणामी है ना, तो परिणामी क्या है, पी आर है, तो पी आर वेक्टर बराबर, अब परिणामी किसका परिणामी है, इन दोनों भुजाओं के योग का, यानी पी क्यू और प्लस क्यू आर, इन दोनों भुजाओं के योग का परिणामी है, इसलिए लिख दिया हमने पी आर वेक्टर बराबर पी क्यू वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर। अब इनके मान यहीं से देख के देखो, इसका मान पी आर भुजा का मान क्या है, आर वेक्टर, तो आर वेक्टर बराबर पी क्यू भुजा का मान कितना है, ए वेक्टर, सो ए वेक्टर प्लस, और क्यू आर का मान कितना है, बी वेक्टर से प्लस लिख दिया बी वेक्टर। ठीक है, आई समझ में। इस प्रकार से हमारा त्रिभुज नियम कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे हम इसी में सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम, ठीक है, इसका देखेंगे समांतर चतुर्भुज नियम। हाँ, तो बेटा इस प्रकार से आप त्रिभुज नियम को समझ सकते हो। अब पढ़ेंगे हम सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम, ठीक है। हाँ, एक चीज और कि आपको यहाँ पे परिणामी समझ लेना है, और अगर एक और अपनी भाषा में बताए परिणामी ना समझ में आए तो परिणामी उस भुजा को कहते हैं जहाँ पे दो मुंडियां और दो पूंछ टकरा जाए, ठीक है। यहाँ पे देखो एक मुंडी इसकी आ रही और एक मुंडी इसकी आ रही, तो दो मुंडी यहाँ पे टकरा रही, यहाँ पे देखो दो पूंछ टकरा रही और यहाँ पे दो मुंडी टकरा रही, ठीक है ना। तो इस भुजा को हम क्या कहेंगे, परिणामी। तो दूसरी निशानी आपकी जे है पहचानने के लिए, ठीक है ना। अगर वैसे आप दिशाएं भूल जाओ, ना समझ में आए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सर ने कहा था कि दो मुंडी कहाँ टकरा रही और दो पूंछ कहाँ टकरा रही, उसी भुजा को हम क्या बोलेंगे, परिणामी बोलेंगे। क्लियर, चलिए अब देखते हैं हम सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। ये आपके सामने समांतर चतुर्भुज नियम का क्या है, चित्र प्रदर्शित है, ठीक है ना। तो अभी हम यहाँ पे केवल आपको समांतर चतुर्भुज ही बताएंगे केवल। अब इनका परिमाण कैसे ज्ञात किया जाता है और इनकी दिशाएं कैसे ज्ञात की जाती हैं, उसके लिए हम अलग से टॉपिक यानी अलग से एक वीडियो बनाएंगे। इसमें आपको नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये काफी लंबा हो जाएगा। परिमाण और दिशा पूछा नहीं जाता, पेपर में ऐसा पूछा जाता है कि सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। क्या पूछा जाता है, समांतर चतुर्भुज नियम लिखिए, सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम लिखिए एवं सिद्ध कीजिए, ये पूछा जाता है केवल। बाकी परिमाण और दिशा नहीं पूछा जाता है, इसलिए परिमाण और दिशा में इसमें नहीं बताएंगे, अलग से आपको परिमाण व दिशा बता देंगे कि किसी सदिश के योग का परिमाण और दिशा कैसे निकाली जाती है। क्लियर है, तो यहाँ पे जितना पूछा जाता है पेपर में केवल उतना देखिए, सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम।
तो समांतर चतुर्भुज का आपको हेडिंग डाल लेनी है, सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। एक बार हम 2 बार यहाँ पे दोहराए दे रहे। इसके बाद यदि आपको ना समझ में आए तो आप वीडियो रुक रुक के बार बार देख लें, या फिर नहीं तो आप बुक्स में से भी लिख सकते हो। तो समांतर चतुर्भुज नियम क्या है? इस नियम के अनुसार तो देखिए, जैसे आपके पास ये 2 समांतर चतुर्भुज है कि वो सॉरी 2 सदिश हैं आपके पास। इसका वेक्टर कहाँ है? इस साइड है, और इसकी दिशा कहाँ है? ऊपर की तरफ है। तो इन्हीं को, बिल्कुल इन्हीं सदिशों को हमने समांतर चतुर्भुज द्वारा जोड़ा है, ठीक है ना। तो ये दोनों सदिश हमने अलग से बनाए नहीं है, हमने उसी का ले लिया, इसको यहाँ पे जोड़ दिया। तो देखिए, ये आपका समांतर चतुर्भुज है ओ पी क्यू और आर। देख रहा? ओ पी क्यू आर। समांतर चतुर्भुज कहते किसे हैं? ऐसा चतुर्भुज जिनके दोनों योग में क्या हो? एक दूसरे के समांतर हो। जैसे ये भुजा है, ये भुजा इसकी समांतर है, तो ये एक जोड़ा हो गया। ये भुजा है, ये भुजा इसकी समांतर है, तो ये दूसरा जोड़ा हो गया। मतलब एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं के दोनों युग में क्या हो? एक दूसरे के समांतर हो, वो क्या कहलाते हैं? समांतर चतुर्भुज कहलाते हैं। समान नहीं, समांतर। समांतर और समान में बेटा अंतर होता है ना। तो समांतर हो, ठीक है। तो देखिएगा, अब इसको पहले को देखो, ये वेक्टर हमारे साइड है, तो इसमें देखो ये वेक्टर का तीर कहाँ है? हमारे साइड। देखो ये लगा है ना, ये लगा है, तो इसकी दिशा कहाँ है? हमारे साइड है। क्लियर है? अब देखिएगा, दूसरे वेक्टर की दिशा कहाँ है? ऊपर साइड है, तो इसकी दिशा देखिए कहाँ है? ऊपर साइड। देखो ये बना तीर का चिन्ह कहाँ है? ऊपर की साइड। अब हमें क्या बनाना है? समांतर चतुर्भुज, ठीक है। अब हमने क्या किया? इसके समांतर एक भुजा ऊपर बना दी, तो इसका तीर यहाँ है, तो ये दोनों भुजाएं समांतर, इसका तीर भी कहाँ होगा? इसी साइड, हमारे साइड होगा। क्लियर है? इसका तीर हमारे साइड है, तो इसका तीर भी कहाँ होगा? हमारे साइड होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, दूसरा इसका तीर कहाँ है? ऊपर साइड, तो ये भुजा इसकी समांतर है, तो ये तीर कहाँ होगा? ऊपर साइड। क्लियर है? मतलब आपको समांतर चतुर्भुज में, आपको समांतर चतुर्भुज बनाना है, तो पहले 2 सदिशों को हमने जोड़ा। तो इसका देखो, इसका तीर हमारे साइड है, और इसका तीर ऊपर की साइड है, तो ऊपर इसके समांतर जो भुजा बनाएंगे उसका तीर भी कहाँ रहेगा? हमारी साइड ही रहेगा। और देखिए, इस भुजा का ऊपर साइड तीर है, तो इसके सामने वाली जो हमने भुजा बनाई है समांतर, उसका तीर भी कहाँ रहेगा? ऊपर साइड। मतलब तीर जिसका जहां है वहीं रहना चाहिए। जब भुजाएं समांतर हैं, भुजाएं समांतर हो तो परिमाण में भी कैसी होंगी? बराबर होंगी। भुजाएं समांतर परिमाण में कैसी होगी? बराबर होगी। अब जैसे इसका परिमाण कितना हमने ए वेक्टर माना, कितना माना? ए वेक्टर है ये, ठीक है ना। तो ऊपर वाली भी क्या माने? ए वेक्टर, क्योंकि ये दोनों क्या है? आपस में समांतर। इसको हमने बी वेक्टर माना, तो ये भी क्या है? बी वेक्टर, क्योंकि आपस में क्या है? समांतर, ठीक है। तो इस प्रकार से अब देखो, इन दोनों भुजाओं का कटान बिंदु ये है, और इन दोनों भुजाओं का कटान बिंदु ये है। मतलब इन दोनों भुजाओं का कटान बिंदु क्या है? Q है, और इन दोनों भुजाओं का कटान बिंदु क्या है? O है। तो हमने O को Q से मिलाया, O को हमने Q से मिलाया, मतलब O को Q से मिलाया ऊपर साइड। हम क्या बोल रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं कि हमने O को Q से मिलाया, यानी O से कहाँ गए? Q पे गए, तो तीर का निशान भी कहाँ रहेगा? O से Q की तरफ रहेगा। तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? ये कहलाएगा समांतर चतुर्भुज का विकर्ण। क्या कहलाएगा? ये समांतर चतुर्भुज का विकर्ण। तो ये समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है, वो दर्शाता है दोनों सदिशों की योग के परिणामी को, ठीक है ना। दोनों सदिशों के योग के परिणामी को दर्शाता है इसका विकर्ण। अब चलिए हम चलते हैं नियम पे। तो इस नियम के अनुसार, समांतर चतुर्भुज का नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार जब दो सदिशों को परिमाण व दिशा में, ठीक है, समांतर चतुर्भुज की किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना। परिमाण व दिशा में तो 2 सदिश हैं, तो समांतर चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाओं द्वारा, एक भुजा जा है और एक भुजा जा है, तो 2 संलग्न भुजाओं द्वारा हमने क्या किया? इसको प्रदर्शित किया। संलग्न का मतलब उसमें ही बताया था कि जो एक दूसरे से जुड़ी हो, वो क्या कहलाती है? संलग्न। तो जब 2 सदिशों को किसी समांतर परिमाण व दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो उसका परिणामी, ठीक है, तो उसका परिणामी परिमाण व
दिशा में, ठीक है, उसका परिणामी परिमाणबद्ध दिशा में समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किस विकर्ण द्वारा? उस विकर्ण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किस विकर्ण द्वारा? जो उन दोनों भुजाओं के कटान बिंदु से होकर जाता है, जो उन दोनों भुजाओं के कटान बिंदु से होकर जाता है। देखो इन दोनों भुजाओं का कटान बिंदु ये है और इन दोनों भुजाओं का कटान बिंदु ये है, तो कटान बिंदु से होकर जा रहा है विकर्ण की नहीं, तो ये होता है समांतर चतुर्भुज का नियम। बताइए क्या बात समझ में आई? आ गई? एक बार फिर से सुनिए, एक बार फिर से कि इस नियम के अनुसार जब दो सदिशों को परिमाणबद्ध दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो उसका परिणामी उन मतलब उस चतुर्भुज के उस विकर्ण द्वारा, चतुर्भुज के उस विकर्ण द्वारा परिमाणबद्ध दिशा में उस विकर्ण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जो उनके या उन दोनों भुजाओं के कटान बिंदु से होकर जाता है। अब देखो बेटा, भाषा क्या है कि भाषा में एक दो अक्षर में डिफरेंस हो जाता है, ठीक है, तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है हम किसी और भाषा में बोल रहे हैं, नवबोध वाले किसी और भाषा में बोल रहे हैं, शिवलाल वाले किसी और भाषा में बोल रहे हैं, एनसीईआरटी वाले किसी और भाषा में, समझ रहे हैं ना? तो मतलब हर कंपनी अपनी अपनी भाषाओं में बोलती है, तो क्या ये कंपनी अपनी भाषा में नहीं बोलेगी? बोलेगी कि नहीं? समझ रहे? अब आप एक एक अक्षर से मिलाओगे तो आप कहोगे सर ये अक्षर तो पीछे लिखा था, आपने आगे बोल दिया। तो बेटा ऐसा नहीं होता, समझ में आना चाहिए क्या हम बात सही बोल रहे हैं, हम बात गलत तो नहीं बोल रहे। बस ये देखो, आप ये देखो हम बात गलत तो नहीं बोल रहे हैं, अक्षर आगे पीछे कैसे हो रहा है वो आपको किताब से लिखना है, ठीक है? आपको हमारा लिखना हो तो हम बोल रहे हैं तो वीडियो रोक रोक के लिख लिया करे, वरना आप किताब में से लिख लिया करे, ठीक है? बुक तो होगी आपके पास, जब 11th में पढ़ा तो बुक तो आपने ली होगी, ठीक है? तो इस प्रकार से चतुर्भुज नियम पूरा हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध करके दिखाना है, तो सिद्ध कैसे करेंगे? हम लिखेंगे माना की, क्या लिखेंगे? माना की। और पता है आपको समांतर चतुर्भुज क्या लिखेंगे? माना की समांतर चतुर्भुज, थोड़ा शॉर्ट कर दिया हमने, हैं? चतुर्भुज को शॉर्ट कर दिया, चतु लिख दिया, बिंदी रख दिया, हैं? माना की समांतर चतुर्भुज ओ पी क्यू आर में ओ पी क्यू आर में, ठीक है? देखो बेटा ओपी किसके बराबर है? आर क्यू नहीं, सॉरी, हाँ आर क्यू के, ठीक है? ओपी किसके बराबर है? आर क्यू के। तो हम क्या लिखेंगे? ओपी बराबर, ओपी वेक्टर बराबर आर क्यू वेक्टर और बराबर क्या आएगा? ए वेक्टर। यही माना हमने। अब देखो जरा, देखो बेटा, पी क्यू वेक्टर बराबर ओ आर वेक्टर, ठीक है? दिशाएं ध्यान से लिखना है, क्या लिखना है? पी क्यू वेक्टर बराबर ओ आर वेक्टर बराबर कितना आएगा बेटा? बी वेक्टर आएगा। अब इसका विकर्ण क्या है? ओ क्यू, ठीक है ना? तो क्या आएगा? ओ क्यू वेक्टर बराबर क्या माना हमने? आर वेक्टर। क्लियर है? तीरा लगाते जाना, तीर का निशान, क्योंकि ये सदिश है, ठीक है? तब अब देखो इस समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण बना है, ये चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में बांट रहा है। कितने त्रिभुज बांट रहा है? दो त्रिभुज में। तो देखो एक ये त्रिभुज बन रहा है, एक ऊपर वाला, तो चाहे आप ऊपर वाला ले लो चाहे आप नीचे वाला ले लो, मान बराबर आना है। तो हम क्या कर रहे हैं? नीचे वाला त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ओ पी क्यू में क्या ले रहे हैं हम? तब त्रिभुज ओ पी क्यू में, ठीक है? क्या करेंगे? सदिश योग के त्रिभुज नियम से, सदिश योग के, लिख नहीं रहा, साइन बना रहा है इसका सिंबल, त्रिभुजों नियमों से, सदिश योग के त्रिभुज नियम से। अब त्रिभुज नियम में तो आप जानते हो क्या होता है कि जहां दो मुंडियां टकरा जाएं और दो पूंछ टकरा जाएं, वही क्या है? परिणामी है। तो यहाँ पे देखिए, ये इसकी मुंडी जा रही और ये इसकी मुंडी जा रही और दोनों में होगी टक्कर, तो फूट जाएगी, ठीक है? तो ये देखो दोनों मुंडियां यहाँ टकराएंगी और यहाँ पे दोनों क्या टकरा रही? पूंछ। तो ये हमारा क्या है? परिणामी है। तो परिणामी का नाम क्या होगा बेटा? ओ क्यू,
क्यू 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 ओ क्यू, परिणामी का नाम क्या होगा ओ क्यू। तो क्या लिखेंगे हम ओ क्यू वेक्टर बराबर। अब जोड़ा कहां से हमने ओ से पी पे, ठीक है ना, क्या किया ओ पी वेक्टर और प्लस पी क्यू, क्या किया हमने पी क्यू वेक्टर, ठीक है इतने यहाँ। तो इन दोनों का योग कितना है इस परिणामी के बराबर है। अब इनका मान रखो तो इस परिणामी को क्या दिया हमने आर वेक्टर, इसका नाम क्या है आर वेक्टर। तो आर वेक्टर बराबर, अब इसका ओपी का नाम कितना है बेटा ए वेक्टर, तो ए वेक्टर और प्लस इसका क्या है बी वेक्टर। बस हो गया समानता चतुर्भुज नियम, हो गया। यही क्या है बेटा, यही क्या है सदिश योग का समांतर, बोलो बराबर निकलता है, वही के वही निकलता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से हमारे सदिश योग के 2 नियम कंप्लीट हो गए। अब देखेंगे हम सदिशों के योग का तीसरा नियम। तीसरा नियम होता है हमारा क्या बहुभुज नियम, ठीक है। तो अब हम बहुभुज नियम को देखेंगे। जल्दी या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नहीं तो हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया करें। हाँ अब पढ़ेंगे बेटा हम सदिश योग का बहुभुज नियम, ठीक है ना। हम त्रिभुज नियम पढ़ चुके हैं, समांतर चतुर्भुज नियम पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे सदिश योग का बहुभुज नियम क्या होता है, ठीक है। देखिए हमने सदिश योग के त्रिभुज नियम और चतुर्भुज नियम में क्या पढ़ा है कि हम 2 सदिशों को क्या कर सकते हैं जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो कि हमारे पास अगर 2 से ज्यादा सदिश हो तब हम कैसे जोड़ेंगे। तब हम क्या करते हैं 2 से ज्यादा सदिश हो तो उनको जोड़ने के लिए एक हम बहुभुज नियम का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। बहुभुज नियम को क्या करते हैं उपयोग करते हैं। तो चलिए देखिए हमारे पास डायग्राम है, पहले डायग्राम समझ लेते हैं। देखिए एक आपके पास ए वेक्टर है हमारी दिशा में, फिर आपके पास बी वेक्टर थोड़ा ऐसा तिरछा हो गया, फिर आपके पास सी वेक्टर वो ऐसा और तिरछा हो गया, डी वेक्टर की दिशा पलट गई इस साइड आ गया, ठीक है ना। अब इन चारों को हमें क्या करना है जोड़ना, इन चारों क्या करना है जोड़ना है। तो देखिए इन सभी का योग करके हमने ये एक बहुभुज बनाया है। देखिए ये आपका ए वेक्टर देखो उधर इसी दिशा में था, अब बी वेक्टर की दिशा देखो ऐसी थी, सी वेक्टर की दिशा देखो कैसी थी थोड़ी ऐसी तिरछी, तो सी वेक्टर की दिशा यही है और डी वेक्टर की कैसी थी इस प्रकार, तो इधर देखो डी वेक्टर की दिशा इस प्रकार है, ठीक है ना। तो ये क्या है ये खुला बहुभुज है। अब इस बहुभुज को बंद करने के लिए हमने एक भुजा खींची, देखो कहां से ओ से लेके पी तक, क्यों एस तक, ओ से लेके एस तक, तो किस दिशा में खींची ओ से एस की दिशा में, तो हमने ऊपर की तरफ क्या कर दिया तीर कर दिया, ठीक है ना। अब आपको पता है कि एक इसकी मुंडी थी और एक इसकी मुंडी, 2 मुंडियां आपस में टकरा गई, तो इसको क्या देंगे रिजल्ट यानी आर वेक्टर नाम देंगे। ये हमारा क्या होगा परिणामी सदिश। बात समझ में आ रही का नहीं। एक बार फिर से देखिए ये हमारा ए वेक्टर इस साइड, ये बी वेक्टर है, ये फिर सी वेक्टर है, ये फिर डी वेक्टर। इनकी भुजाओं का क्रम देखिए आप, ठीक है ना। तो इसकी दिशा देखो ये ए वेक्टर है ऐसे में, फिर ये बी वेक्टर, फिर ये सी वेक्टर, फिर ये डी वेक्टर, और फिर हमने ये खोला एक बहुभुज बन गया। अब इस बहुभुज को बंद करने के लिए ओ से एस की तरफ क्या कर दी एक रेखा खींच दी और वही पे उसकी दिशा दर्शा दी, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए एस बिंदु पर 2 मुंडियां टकरा रही, ओ बिंदु पर 2 पूंछ टकरा रही है, तो ये भुजा हमारी क्या कहलाएगी ये भुजा परिणामी कहलाएगी, परिणामी सदिश जिसे हमने आर वेक्टर से दर्शाया है। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं हम कि इसका नियम है क्या, कैसे इस नियम को लिखेंगे। यदि पेपर में आएगा कि सदिश योग का बहुभुज नियम लिखिए, ठीक है ना, एवं सिद्ध कीजिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो इस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार बहुभुज नियम के, है ना, बहुभुज नियम के, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या होता है जब 2 से अधिक सदिशों को, 2 को नहीं जोड़ना है, जब 2 से अधिक सदिशों को परिमाण व दिशा में किसी खुले बहुभुज की, किसी खुले बहुभुज की संलग्न भुजाओं द्वारा परिमाण व दिशा में एक ही क्रम में जोड़ा जाता है। क्लियर है। फिर से सुनिए एक बार, जब 2 से अधिक सदिशों को, कितने सदिश हैं हमारे पास 4, 2 से अधिक यानी 4 है, तो जब 2 से अधिक सदिशों को किसी खुले बहुभुज की संलग्न भुजाओं द्वारा परिमाण व दिशा में एक ही क्रम में प्रदर्शित किया जाता है या जोड़ा जाता है, तो उनका परिणामी, किनका परिणामी
इन चारों भुजाओं का परिणामी, इन चारों सदस्यों का परिणामी। तो उनका परिणामी, ठीक है, उनका परिणामी परिमाण बहुभुज को बंद करने वाली भुजा द्वारा। अब ये पूरा एक खुला बहुभुज था, अब बहुभुज को बंद करने वाली भुजा कौन है? ओ से पी तक। तो बहुभुज को बंद करने वाली भुजा द्वारा ओ से लेके एस तक, हाँ, तो उनको मतलब उनका परिणामी बहुभुज को बंद करने वाली भुजा द्वारा परिमाण व दिशा में विपरीत क्रम में प्राप्त होता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एक बार फिर से सुनिए। जब दो से अधिक सदिशों को किसी खुले बहुभुज की संलग्न भुजाओं द्वारा परिमाण व दिशा में एक ही क्रम में प्रदर्शित किया जाता है या जोड़ा जाता है, तो उनका परिणामी बहुभुज को बंद करने वाली भुजा द्वारा परिमाण व दिशा में विपरीत क्रम में प्राप्त होता है। परिमाण व दिशा विपरीत क्रम में क्यों बोला हमने? क्योंकि देखो, ये ऐसा गया तीर का चिन्ह, ये ऐसा गया, ये ऐसा गया, ये ऐसा गया, तो इसको नीचे जाना चाहिए कि नहीं? लास्ट वाले को कहाँ जाना चाहिए? नीचे। लेकिन नहीं, अगर नीचे चला जाएगा तो आप कैसे चेक करोगे कि कौन परिणामी और कौन क्या है? ठीक है, इसलिए आपको क्या देखना है यहाँ पे? बस ऊपर गया यानी कि जहां दो मुंडी टकरा जाए और दो पूंछ टकरा जाए, वही क्या है? उसका परिणाम। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमारा ये चित्र कंप्लीट हुआ और हमने परिभाषा भी आपको बता दी, आप बुक में से भी देख के लिख सकते हो। अब चलिए हम करते हैं इसको सिद्ध। तो क्या लिखेंगे? पहले माना कि बहुभुज का नाम क्या है बेटा? OP QRS में। क्लियर? OP वेक्टर बराबर क्या है? A वेक्टर। PQ वेक्टर बराबर क्या है? B वेक्टर। QR वेक्टर बराबर क्या है? C वेक्टर। RS वेक्टर बराबर क्या है? D वेक्टर। अब फिर क्या आएगा? अब SO नहीं आएगा, OS आएगा। तीर देखो, O से कहाँ है? S की तरफ, तो OS आएगा। तो OS वेक्टर बराबर क्या आएगा? R। ठीक है, यहां से कर रहे। तब सदिशों योग के बहुभुज नियम से, किस नियम से? बहुभुज नियम से। क्या कहता है बहुभुज नियम? OS वेक्टर बराबर क्या आएगा? OS वेक्टर बराबर OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर प्लस QR वेक्टर प्लस RS वेक्टर। क्लियर है? इन सब का मान रख दीजिए। तो OS का मान कितना बेटा? R वेक्टर बराबर, इसका मान कितना है? OP का A वेक्टर प्लस PQ का क्या है? B वेक्टर। QR का क्या है? C वेक्टर। RS का क्या है? D वेक्टर। क्या कहीं पे गलत हो गया? होते हाँ, ऐसी बता दिया करे। चलो, नहीं बेटा, वेक्टर है उन पे, सब पे वेक्टर है। कौन पे? अरे वो वेक्टर ही मानो यार। लो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया? हमारा सदिश योग का बहुभुज नियम कंप्लीट। बताइए क्या कठिन है? आएगा? सबको समझ में आ गया? बताइए। तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो छोड़ के आओगे कि नहीं? आओगे छोड़ के? हाँ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ना? ठीक है। तो इस प्रकार से बेटा हमने क्या बोला था कि जहां में सदिशों को जोड़ना हो तो एक विशेष विधि का प्रयोग किया जाता है। तो वो विधियां कौन कौन सी थी? त्रिभुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम और बहुभुज नियम। ठीक है ना? तो इन सभी विधियों को हमने कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम सदिश योग के गुण। और सदिश योग के गुण में दो चीजें होती हैं। एक सदिशों का क्या होता है? क्रम विनिमय नियम, और एक सदिशों के योग का क्या होता है? सहचर्य नियम।
ठीक है ना। तो इन नियमों को पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन प्रेस करें। बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।